हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम हम करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ में इससे पहले हम जो कराते थे वो मैथ में चैप्टर 5 तक कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने वो चैप्टर 5 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद हम भी पढ़ाएंगे, इसके बाद 6-7 जो आगे चैप्टर वो भी बताएंगे। लेकिन हम इसके बीच में हिस्ट्री का भी वीडियो डालेंगे और आज से हम हिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम हिस्ट्री में जो शायद 8 चैप्टर है, 7-8 चैप्टर है, इनमें हम पहला चैप्टर को आज देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें बहुत सारे प्रश्न दिया गया अभ्यास के लिए, जिसमें पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उसके बाद सुमेलित करें। इस वीडियो में इन तीनों प्रश्न को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें और सुमेलित करें, इन तीनों प्रश्न को देखेंगे। और यदि आपने इससे पहले बार सभी वीडियो को नहीं देखा है, जो मैथ का है, साइंस का, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा गया है क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद है। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए। कहता है नीचे वो प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। जो आपको सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगावे। ठीक, अभी सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 1 है यानी कौन ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ख है दक्षिण अमेरिका, ग है यूरोप और घ है पश्चिमी एशिया। यदि आपको इसका सारा उत्तर पता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर देखेंगे। ठीक, और इसका आंसर हम बताते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। जो ये इटली और जर्मनी है अभी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई। क्योंकि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा किस शासक की पुनर्स्थापना में फिर से स्थापना हुई। इसका पहला ऑप्शन है हैब्सबर्ग, दूसरा है आलियंस वंश, ग नंबर है बुर्बो वंश और घ है जारशाही। ठीक, यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट कीजिएगा और हम इसका सही उत्तर बताते हैं बुर्बो वंश। इसका सही उत्तर क्या होगा बुर्बो वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तीसरा प्रश्न देखते हैं मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी जो था उसका संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन पहला है लाल सेना, दूसरा है कार्बन अली, तीसरा है फिलिप हेटालिया और घ नंबर है डायट। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिएगा और हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा कार्बन अली। जो मेजनी था उसका संबंध जो था कार्बन अली संगठन से था। ठीक, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध उसका एकीकरण नहीं चाहता था, वो कौन सा देश था। वह था, इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। ठीक, अब इसका हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, ऑस्ट्रिया था। ठीक, पांचवा प्रश्न देखते हैं। काउंट काबुल को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। जो काउंट काबुल था उसको विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। क्या उसको सेनापति पर नियुक्त किया, क्या उसको फ्रांस का राजदूत बनाया, क्या उसको प्रधानमंत्री बनाया, क्या उसको गृह मंत्री बनाया। हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। और हम जो आपको आंसर बताते हैं ये 100% सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आया है। ठीक, यहाँ जो इसका आंसर होगा वो प्रधानमंत्री होगा। काउंट काबुल को विक्टर एमानुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अब देखिए छठा प्रश्न कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरीबाल्डी था वह पेशे से क्या था, उसका पेशा क्या था। सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। ठीक, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नाविक। गैरीबाल्डी जो था वह पेशे से एक नाविक था। ठीक, अब सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न क्या है, ताकि जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया। पहला ऑप्शन है नेपोलियन लुई 18वां, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन तृतीय और चौथा है बिस्मार्क। अब इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। और इसका निर्माण कब किया आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक, आठवां प्रश्न है जारवेलिन एक संस्था थी। जारवेलिन जो थी वह किसकी संस्था थी।
पहला है क्रांतिकारियों की, दूसरा है व्यापारियों की, तीसरा है विद्वानों की, चौथा है पादरी सामंतों की। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सामंतों की। जो जारवेलिन थी वह किसकी संस्था थी? व्यापारियों की, सॉरी व्यापारियों की होगी। जारवेलिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। लक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? लक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम पल्थन। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। लक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क किया था। ठीक, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? पहला ऑप्शन 1864, दूसरा 1866, तीसरा 1870, चौथा है 1871। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर, इसका सही आंसर होगा 1871। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई 1871 हो। यदि आप इसका डेट याद हो तो डेट याद कर लीजिएगा, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और इसी के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ताकि यूरोप वासी, जो यूरोप में रहने वाले सभी वासियों थे, उनके लिए किस देश का जो ज्ञान विज्ञान था उनके लिए प्रेरणा देने वाला था, प्रेरणा स्रोत जिसे कहते हैं मोटिवेशन देने वाला, वो कौन सा देश का था? इसमें पहला ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? वो होगा यूनान। यूनान का जो होगा, यूनान का ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत था। ठीक, अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है 1829 ईस्वी के एड्रियानोपोल की संधि किस देश की हुई? 1829 की एड्रियानोपोल की जो संधि हुई वो किस देश के साथ हुई? यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? इसका आंसर 1829। ठीक, ये भी याद धरिएगा। और ये किस देश के साथ हुई थी? ये हुई थी तुर्की के साथ। ये किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी एड्रियानोपोल की संधि। इसको अच्छे से पढ़िएगा, एड्रियानोपोल की संधि हुई थी तुर्की के साथ। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में खत्म होगा। 12 प्रश्न था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी खाली स्थान होगा उसको हमें पूर्ति करना। ठीक, यहाँ पहला यहाँ पर डैश है, यहाँ पर हम भर दिया। यहाँ पर ऐसा कहता है कि डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। ताकि किस युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर, मतलब एक महाशक्ति का पतन हुआ और दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ, यानी एक महाशक्ति खत्म हुआ और दूसरी महाशक्ति का उदय हुआ जो था जर्मनी। ठीक, वो कौन सा युद्ध था? वो युद्ध था सेडन। और सेडन का युद्ध कब हुआ था ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब दूसरा है यहाँ पर, दूसरा क्या है? दूसरा है बस सेडोवा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। ये हम बता दें कि सेडोवा का युद्ध शायद कब हुआ था। सेडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था और सेडोन का 1870 में ही हुआ था। अब इसका हम ट्रिक बता देते हैं। सेडोवा, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर एक आ रहा है, इसका तो यहाँ पर दो संख्या रिपीट होगा 1866। ये बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं कि कौन में 1866 होगा, कौन में 1870 होगा। यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर ये है दो, यहाँ पर एक आ रही है, इसलिए यहाँ पर दो संख्या रिपीट होगा, 66 होगा। और यहाँ पर एक ही है, यानी यहाँ पर कोई संख्या रिपीट है, 1870 हो जाएगा, यहाँ पर 1866। ठीक, अब यहाँ पर इसका आंसर बताते हैं। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। याद रखेगा, सेडोवा का जो युद्ध था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक, अब 3वां प्रश्न देखते हैं। 3वां प्रश्न कहता है कि 1848 ईस्वी की यहाँ पर हम 1847 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। कहता 1847 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह किस युग का अंत कर दिया? 1847 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह किस युग का अंत कर दिया? ठीक, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति किस युग का अंत कर दिया। ठीक, इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेटरनिक। इसका आंसर क्या होगा? मेटरनिक युग का अंत कर दिया 1848 ईस्वी की क्रांति। अब चौथा प्रश्न है कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ कौन से लोग रहते थे? वेटिकन सिटी का राजमहल वहाँ कौन से लोग रहते थे जो इटली के क्या से बचा रहा है, मतलब इटली के डैश से बचा रहा है? इसका आंसर हम बताते हैं। वेटिकन सिटी के राजमहल जो था वहाँ पर कौन से लोग रहते थे? वहाँ पर रहते थे कौन से लोग? वहाँ पर रहते थे
वहाँ पर रहते थे पोप रोग, वहाँ पर कौन से रोग रहते थे? पोप के रोग रहते थे। और जो इटली के अधिकार से बचा रहा, इटली के अधिकार या आधिपत्य आप लिख सकते हैं, अधिकार या आधिपत्य से बचा रहा। ठीक, अब देखते हैं 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न क्या कहता है? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहाँ का राजा घोषित किया। कहता है कि यूनान को जब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो उसके बाद बवेरिया के किस शासक को वहाँ का राजा बनाया गया? वो शासक का नाम क्या था जो जिसको वहाँ का राजा बनाया गया? ठीक, उसका नाम क्या था? ऑटो। उसका नाम क्या था? ऑटो। ऑटो को वहाँ का राजा बनाया गया था। ठीक, अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कहता है? नहीं, 7वां प्रश्न है, नहीं छठा, सॉरी 6वां प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और हम आपको हम आपको यहाँ पर हम बहुत सारा देश का राजधानी बता रहे हैं। यहाँ पर आपको शो होता होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारा देश की राजधानी यहाँ पर दिया गया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, अब 3वां प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करें, सुमेलित मिलान करें, निम्नलिखित समूहों को मिलान कीजिएगा। यहाँ पर समूह दिया गया, उसको मिलान करें। यहाँ पर इस तरफ समूह में दिया गया है मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क, विक्टर एमेनुअल। और इधर समूह ब में दार्शनिक, इटली, राजनीतिक, जर्मन, चौसठ। ठीक, तो आपको बताना था कि मेजनी इनमें से क्या था? मेजनी का संबंध किससे था? इटली से था, क्योंकि वह इटली का एकीकरण करने में बहुत मदद किया था। दूसरा है हिगेल। हिगेल क्या था? हिगेल था दार्शनिक। हिगेल क्या था? दार्शनिक। ये ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न बनता है। हिगेल क्या था? दार्शनिक था। हिगेल दार्शनिक। और बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। और विक्टर एमेनुअल क्या था? राजनीतिक था। ठीक, हम यहाँ पर एक बार फिर से मिला देते हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। मेजनी का इटली से संबंध था। हिगेल था दार्शनिक, बिस्मार्क जर्मन चांसलर, विक्टर एमेनुअल राजनीतिक था। ठीक, ये इस तरह मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा। इसी में दूसरा है समूह A, समूह B। समूह A में दिया गया है वियना सम्मेलन, मेटरनिक का पतन, इटली का एकीकरण, सेडन युद्ध। ठीक, इसका आंसर बताए थे सेडन युद्ध, पीछे बताए थे। इसमें समूह ब में दिया गया है 1871, 1870, 1847, 1815। ठीक, इसको मिलाना है। और वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। ये ऑब्जेक्टिव, इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत बनेगा। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन हुआ था 1848 में। ठीक, मेटरनिक का पतन 1848 में। इटली का एकीकरण 1871 में। और जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था 1871 में। और सेडन का युद्ध 1870 में हुआ था। ठीक, यह इस तरह मिलेगा। वियना कांग्रेस 1815 में, मेटरनिक का पतन 1848 में, इटली का 1871 में, सेडन का योग 1870 में। ठीक, अब यहीं पर तीसरा है इसमें भी समूह और समूह ब दिया गया। समूह में कोसुथ हो गया, हाँ कोसुख नहीं लिखा है, कोसुथ। और दूसरा एड्रियानोपोल की संधि। तीसरा है यूनान की स्वतंत्रता। चौथा पोलैंड में आंदोलन। इसमें है 1863 हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता, 1829 और 1832। इसको मिलाना है। अब कोसूद को किससे मिलाएंगे? कोसूद जो था हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। हंगरी में यह राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 में। यूनान कब स्वतंत्र हुआ था? यूनान स्वतंत्र हुआ था 1832 में। और पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 में। ठीक, ये इस तरह मिलेगा, आप इसको देख लीजिएगा। और हम यहाँ पर जो कहे थे वो सारा बता दिए थे। हम क्या कहे थे कि हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, वो भी बता दिए। उसके बाद कहते लिखित स्थान बारे बताएंगे, तो लिखित स्थान बारे बता दें। उसके बाद सुमेलित मिलान करने वाला वो भी हम आपको बता दिए थे। और यहाँ इसमें जो भी बताए वो सब सही उत्तर था। ये नहीं समझिए कि सब मतलब कोई गलत उत्तर था। ठीक, इसमें हम सब बताए सभी सही उत्तर था, 100% सही उत्तर था। और आप इसे याद कर लीजिएगा। और यदि आपको समझ आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। इसको आप यदि सपोर्ट देंगे तो हम इससे आगे भी सभी चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।